अब गौर करके देखो कि टोटल सिलेबस जो है वो किस प्रकार से है। जब हम लोग इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं, भारतीय राजनीति की बात करते हैं, तो पहले दिन मैंने आपको एक सिलेबस समझाया कि राष्ट्र में जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का हमें क्या करना है, समाधान। अब हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं राजनीति, तो आपको राष्ट्र की सभी समस्याओं का समाधान किससे करना है, राजनीति से। यही आंसर का फर्क है, याद रखना, यही मेंस में लिखने का फर्क होता है कि जब आप पॉलिटी के क्वेश्चन लिख रहे हैं किसी भी समस्या के बारे में, जैसे सपोज करो गरीबी एक ऐसी समस्या है जो समाज में है, सोसाइटी में है, वो इकोनॉमी में भी सोल्व हो सकती है, वो पॉलिटी में भी सोल्व हो सकती है और वो सोसाइटी में भी सोल्व हो सकती है। क्लियर है? हम सब लोग मिलकर यदि समाज के लोगों की मदद करें तो समाज से गरीबी हट सकती है कि नहीं। हम सपोज करो देश की सरकार गरीबों की मदद करे तो गरीबी हट सकती है कि नहीं। और सपोज करो देश में पैसा इतना आ जाए कि हर आदमी के पास आर्थिक शक्ति हो तो गरीबी हट सकती है कि नहीं। तो तीनों का आंसर 3 होंगे अलग अलग। क्लियर है? तो अब आप अगले 1 महीने तक जितना कुछ भी सुनेंगे उसके दिमाग में साइड की चीजें नहीं लानी है। साइड का मतलब है कि जैसे अभी कुछ लोग पॉलिटी से अपना बेस शुरू कर रहे हैं तो उनको तो सब कुछ समझ में आएगा, कुछ क्या विद्वान बन चुके हैं, जैसे विज्ञान तकनीकी पढ़ चुके हैं, कुछ आंतरिक सुरक्षा भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कुछ शासन भी पढ़ चुके हैं, तो फिर शुरू हो जाएंगे कि देश में गरीबी नक्सलवाद समाप्त कर उड़ाई जा सकती है। ठीक है, तो उसको वहीं तक रहने दो, वो अलग खेल था। ठीक है, जब आपसे जीएस पेपर 3rd में पूछेगा तब, यहां कौन सा पूछ रहा है, जीएस पेपर 2 में, तो आपको हर समस्या का केवल कौन सा समाधान बताना है, राजनीतिक समाधान, कि संविधान के अनुसार, देश की सरकार के अनुसार इस समस्या का निवारण कैसे हो सकता है। समझ में आया? साइड का कोई बिजनेस दिमाग नहीं लगाना। पहले पड़ गया यहां तक? अब गौर करके देखो, जब हम लोग इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं तो हमें 2 चीजें समझनी है। पहली चीज तो यह समझनी है कि राजनीति कैसी होनी चाहिए, क्योंकि देखो हमारा जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, जरा ध्यान से समझना कि भारत की राजनीति में क्या तो समस्या है, क्लियर है, और क्या उसका समाधान हो सकता है। क्या तो समस्या और क्या उसका क्या हो सकता है। तो हम पढ़ किसके लिए रहे हैं, समाधान के लिए। जैसे अभी सब लोगों को किसी भी चीज की नॉलेज नहीं है, मैं ये मान के चल रहा हूं सब 0 पर हो, बुरा मत मानना ना, सब समझा रहा हूं, ठीक है, कि मेरी नजरों में आपको राजनीति की कोई समझ नहीं है। तब आपने एक छोटी सी चीज अभी अखबार में आप पढ़ रहे होंगे कि सरकार ने फ्लैग कोड में परिवर्तन कर दिया, किया है, कि झंडे को लेकर कुछ परिवर्तन किए हैं सरकार ने, कि अब मशीन से बने झंडे का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया गया है कि शासक ने एक नई योजना शुरू की है कि 75 साल के अंदर, ठीक है, आजादी के 75 साल बाद, ठीक है, एक चिन्ह मैसेज हुआ है, देश का राष्ट्रपति, देश का उपराष्ट्रपति और देश का प्रधानमंत्री, तीनों वो लोग हैं जिनका जन्म आजाद भारत में हुआ है। किसमें हुआ है? आजाद भारत में। क्लियर है? ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है क्या? क्लियर है? पर आपको दर्शाया जा रहा है, यानी 75 साल तक जो इस देश का राष्ट्रपति रहा, इसका मतलब वो तो अंग्रेजों का था, ठीक है, जो प्रधानमंत्री रहा वो किसका था, अंग्रेजों का, जो उपराष्ट्रपति रहा वो किसका था। अरे जन्म पहले हुआ है तो वो तो नेचुरल कॉल है ना, इसको हम रोक थोड़ी सकते थे कि पैदा होने लगा एपीजे अब्दुल कलाम, हमने रोक दिया कि ना रुक, आगे चलकर तुझे राष्ट्रपति बनना है और तुझे 1947 के बाद पैदा होना है, ऐसा हम रोक सकते हैं कि नहीं। पर यह शासक ने देखो कि आपके मुंह पर जब ऐसा तमाचा मारा तो आपके अंदर देशभक्ति पैदा हो गई। आज आपके मन में 10% ऐसी मानसिकता आने लगी है कि आखिरकार देश अब आजाद हुआ है। क्लियर है? ये प्रोपेगेंडा होते हैं राजनीति चलाने के लिए, इनके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। अभी तो ये आपके लिए पॉजिटिव स्ट्रेंथ है। अब मैं कहां लेकर जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कि किसी ने नेशनल फ्लैग के कॉन्सेप्ट को बदल दिया कि अब मशीन से बने ध्वज का प्रयोग किया जा सकता है। कोई गलत निर्णय है कि सही निर्णय है? सही निर्णय है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मशीन से प्रयोग करें, खादी का प्रयोग करें, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब सरकार ने क्या किया है कि एक योजना लेकर आए, हर घर तिरंगा। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे कि हर घर पर तिरंगा
लगाएंगे। समझ में आया? और इसके लिए 25 रुपए सरकार ने सरकारी कर्मचारियों से काटे हैं। समझ में आया? और अब पोस्ट विभाग, जो डाक विभाग होगा, वो प्लस बीजेपी प्लस कुछ और लोग मिलकर क्या करेंगे, हर घर तक तिरंगा पहुंचाएंगे। इसका असर आप देखना शुरू कर भी चुके होंगे। सब्जी वाले ने ठेले पे लगा रखा है, गाड़ी वाले ने गाड़ी पे लगा रखा है, और आस पड़ोस के मोहल्ले में भी कुछ लोग शुरू हो गए हैं। 1-2 दिनों में व्यवस्था पूरी कायम हो जाएगी। आज 13 है क्या? हाँ, तो कल तक देश आजाद हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो प्रोपेगेंडा है, याद रखिएगा, इस पूरे माहौल से आपको ऐसा लगेगा इसका एक उचित तर्क दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा, ये तो टोटल घटना है जो आज हो रही है। समझ में आई यहां तक? अब इस घटना से पहले की कुछ घटनाएं समझिए। इस देश में ऐसा कुछ जगह हुआ है कि जब राष्ट्रीय ध्वज पहनाया जाता है तो कुछ लोग पहनाते नहीं हैं, खास कर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग। वो वंदे मातरम को या राष्ट्रगान को गाना गलत मानते थे, कुछ चंद लोग, जिनको हम लोग बात करें। ऐसे मुद्दे उठते थे देश के अंदर। कुछ जगह ऐसा उठता था कि भाई वो राष्ट्रीय ध्वज को प्राथमिकता नहीं देते हैं। क्लियर है? इस उद्देश्य से कि शासक ने आपको अपना एक प्रभुत्व कायम करने के लिए ऐसा प्रोपेगेंडा किया है। इसीलिए आप सुन रहे होंगे कांग्रेस विरोध कर रही है इस बात का। क्लियर है? महबूबा मुफ्ती ने विरोध किया, और कल महबूबा मुफ्ती की छाती पर मूंग दली गई, अगर आपने अखबार पढ़ा होगा तो, कि लाल चौक पर जिस पर चुनौती दी गई थी कि आप कभी ध्वज नहीं फहराएंगे, वहां सीआरपीएफ ने तिरंगा रैली निकाली है। क्लियर है? सीआरपीएफ फौज है, सीआरपीएफ सरकार के कर्मचारी हैं। क्लियर है? तो ये अव्वल दर्जे का काम है जो हो रहा है, और कहा जा रहा है कि हम देशभक्ति भर रहे हैं उन लोगों में। ठीक है? एक एक झंडे पर एक एक फौजी बंदूक लेकर खड़ा है कि कोई उसको हाथ ना लगा दे। क्लियर है? और जम्मू कश्मीर की आबादी के बीच में लोग, वहां सीआरपीएफ का जो बैंड होता है उसने क्या है, धुन बजाई है, लोगों का आनंद लिया है और पूरे कश्मीर के लोगों को समझाया है। महबूबा मुफ्ती ने एक आरोप लगाया है कि आप जबरदस्ती लोगों के घर पर ध्वज फहरा रहे हो। याद रखना, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। टोटल घटना समझ में आई? अब अर्थ समझिएगा क्या है कि लोकतंत्र में शासक जब विकास नहीं कर पाता, क्लियर है, लोकतंत्र में शासक जब अपनी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाता तो वो हमेशा भटकाव की नीति पर काम करता है। किसकी नीति पर काम करता है? भटकाव की नीति पर। वो क्या होगा कि जब पाकिस्तान भारत से विकास तुलनात्मक रूप से कम कर पा रहा है तो पाकिस्तान की हुकूमत क्या करती है? भारत मुर्दाबाद का नारा देती है, भारत को 2 गाली देती है। इससे पाकिस्तान के लोगों को संतोष होता है कि चलो विकास तो 2 दिन बाद सही, पर आज कम से कम भारत समेट दिया। क्लियर है? ऐसा ही हमारा शासक कर रहा है। याद रखना, ये पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है। अब गौर कीजिएगा, दुनिया इसको क्या कह रही है? ये राष्ट्रभक्ति भरने का एक तरीका है। क्लियर है? हम लोगों के अंदर राष्ट्रवाद भर रहे हैं। ये दिखावे का राष्ट्रवाद है कि वास्तविक राष्ट्रवाद है? आपको भी याद होगा, जिंदगी में 15 अगस्त से पहले दिन आप रिबन खरीदते थे। क्लियर है? और 15 अगस्त को इस देश में हर व्यक्ति झंडा फहराता है, हाँ या नहीं? तो आपको वो राष्ट्रवाद याद आता है। पर वो 14 तारीख शाम को रात 10 बजे तक याद आता था। आपको भी अपने रिबन पुराने ढूंढने पड़ते थे, वो नहीं मिलते थे तो घर वालों पर हम आक्रोशित होते थे, सुबह सुबह हम किसी से उधार लेते थे, पर राष्ट्रवाद कभी मरने नहीं दिया हमने। क्लियर है? पर 16 तारीख को रिबन कहाँ था ये हमको भी नहीं पता। तो ऐसा इस देश में हो रहा है। याद रखिएगा कि शासक केवल क्या करना चाहता है कि आप और मुझे मूल उद्देश्यों से भटकाना चाहता है। वो आपको और मेरे मन में एक आत्मा भरना चाहता है कि आप राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे तो क्या होगा कि इससे राष्ट्रवाद मजबूत होगा, भारत महान बनेगा। हम सहमत हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। याद रखना, कल को सपोज करो कि आप इस देश क्लास में पढ़ना है 15 तारीख को, और आते ही मैंने आपको राष्ट्रगान के लिए बोल दिया, मैंने कोई गलत तो नहीं किया। पर सपोज करो कि ये रोज शुरू करूं ये प्रक्रिया, ठीक है, तो भी गलत नहीं है, तो भी गलत नहीं है। पर अब सपोज करो 5 घंटे की क्लास में 4 घंटे रंगारंगम कार्यक्रम चले, ठीक है, कि पहले राष्ट्रगान, फिर वंदे मातरम, फिर मेरा भाषण, फिर आपका भाषण, फिर नृत्य, फिर कुछ और। क्लियर है? और अंत में फिर कहा जाए कि आज पढ़ेंगे आधे घंटे। क्लियर है? तो ऐसा रोज चले तो ये सही है कि गलत है? तो राष्ट्र मूल उद्देश्य क्या है कि आप, हमारे अंदर देश के खिलाफ की कौन सी भावना है, और झंडा लगाते हम कौन से देशभक्त बन जाएंगे। पर आपके हम विरोधी नहीं है। क्यों नहीं है? कि आप जो कह रहे हैं वो हम कर लेंगे। एक दिन के लिए आप कहोगे कि राष्ट्रीय ध्वज पहनाओ, हम पहना लेंगे। क्लियर है?
पर आपको कुछ चीजें समझनी चाहिए कि देश 135 करोड़ लोगों का है। क्लियर है? 135 करोड़ लोग शिक्षित हैं कि अशिक्षित हैं? अशिक्षित। सारे शिक्षित थोड़ी हैं। तो लोगों को समझ है कि नहीं है? नहीं है। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए। परसों, कल की बात है, कल मैं एक जयपुर के बहुत बड़े हॉस्पिटल में था, है ना। उस हॉस्पिटल में 200 डॉक्टर, 40-45 नर्स और सभी लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। मैं गलत नहीं हूं, आप वीडियो देखेंगे तो भी देख लीजिएगा, है ना। इसी जयपुर रोड पर एक मणिपाल हॉस्पिटल, अगर आपने नाम सुना, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। 50 लोग जो हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं वो क्या निकाल रहे हैं, तिरंगा रैली। कहां पर निकाल रहे हैं ये सुनने के योग्य है, हॉस्पिटल के अंदर। जो मरीज जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, जिनके लिए राष्ट्रभक्ति तो दूर की बात है, अपनी भक्ति गायब है, उनको दिखाया जा रहा है ऐसा। आपको कितने लोग मानते हो कि वास्तव में वो प्रोपेगेंडा जो है वो राष्ट्रभक्ति का है, वो दिखावे का है? किसका है? दिखावे का। कल और परसों 2 दिन आपको खूब देखने को मिलेगा, तिरंगा रैलियां निकलेंगी, कुछ होगा। ये जो खेल है ये दिखावे का है। अब इमेजिन कीजिए कि ऐसी नौबत क्यों आई कि डॉक्टर पढ़ा लिखा है कि नहीं है, उस पर इतनी नौबत क्यों आई कि उसको भी ये मजबूर, आज तक नहीं किया उसने, याद रखना। तिरंगा रैलियां तो पहले भी निकली हैं, याद रखना, पर यह पहली बार ऐसा हुआ क्योंकि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम बन रहा है, राज्य के द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम बन रहा है। आपने सुना होगा, बड़ी बड़ी हस्तियों को डाक विभाग क्या है, तिरंगा सौंप रहा है और फोटो खिंचवाकर वायरल करवा रहा है, भाई हम दे रहे हैं। इसका अर्थ है कि उससे पहले तो आदमी देशभक्त था ही नहीं, उसको तो आज आपने बनाया है। क्लियर है? और इसी का ये साइड इफेक्ट है। जो हॉस्पिटल का उदाहरण मैंने आपको दिया, ये क्या है, साइड इफेक्ट है कि जो मरीज जिंदगी और मौत से लड़ रहे होंगे, उनके बीच में उनका आप मोबाइल ले जाने नहीं देते। जब आप आईसीयू में जाएंगे तो आपको मरीज के पास मोबाइल ले जाने का हक नहीं है। 2 जने साथ जाकर मिल नहीं सकते हैं। उन मरीजों के बीच आप क्या निकाल रहे हो? तो ये जो खेल है ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। और जब ये घटना हो गई तो समझ लो शासक सफल हो गया। शासक क्या हो गया? सफल। उसने आपके मेरे एक एक व्यक्ति के जहन में चीज भर दी कि बस आप फोकस कीजिए अगले 5 दिनों तक इस पर, कट्टर राष्ट्रवाद पर। क्लियर है? अब गौर कीजिएगा, एक घटना ऐसी जो 2022 में घटी, क्लियर है, और एक घटना 2014 में सपोज करो ऐसी नहीं घटी, या 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान ऐसा नहीं हुआ। अब जब इन दोनों की आप तुलना करेंगे तो असली देशभक्त आपको कौन लगेगा? 2022 वाला कि 2013 वाला? हाँ, 13 वाला। ये अब ये 13 क्यों बोल रहे हो? कौन बोला 13? खुश करने के लिए गुरुजी को, ऐसा? ईमानदारी से भाई 13 का आदमी देशभक्त है कि 22 का? जैसे आज 15 अगस्त हम लोग मना रहे हैं, ये 15 अगस्त एक तरीके की ऐतिहासिक होगी जो या तो 1947 में मनाई गई होगी और या कब मनाई गई होगी? आज। क्लियर है? हर आदमी अपने प्रोपेगेंडा कर रहा है। गहलोत खुद शर्मिंदा है बेचारा। तब आप देख रहे होंगे उसने भी कल एक रिकॉर्ड बनाया, अखबार में एड छापा है, 1 करोड़ लोग एक साथ राष्ट्रगान या कुछ ऐसा करेंगे, है ना। तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड चल रहे हैं, एक दूसरे को देशभक्ति साबित करने का परिणाम है ये, याद रखना। बीजेपी के नेता रैलियां निकाल रहे हैं, आगे डीजे, पीछे तिरंगा, फिर पीछे वो। क्लियर है? तो ये जो खेल है, याद रखना, ये खेल है हम लोगों को मूल उद्देश्य से भटकाना। किससे भटकाना? मूल उद्देश्यों से भटकाना। 5 दिन 7 दिन तो आपने राष्ट्रभक्ति भर दी। अब इमेजिन करो कि ये कहां तक पहुंची है, ये शिक्षित वर्ग तक कि पूरे देश के लोगों तक? पूरे देश के लोगों तक। उदाहरण देखिएगा क्या है कि अब जैसे आपने राखी पे देखा होगा कि राखियां लग जाती हैं बाजार में। क्लियर है? आपने दीपावली पे देखा होगा कि लाइट और पटाखे लग जाते हैं। ऐसे ही अब 15 अगस्त को क्या होंगे कि ध्वज लगेंगे। क्लियर है? ये त्योहार बन गया, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम तो खुद इस त्योहार को मनाना चाहते हैं। हम तो बचपन से पतासे और लड्डू के लिए करते आए ऐसा काम, और भी आगे भविष्य में ऐसा करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर इस देशभक्ति की आड़ में यदि आप ये छुपाना चाहते हो कि आपसे क्या गलत हो रहा है और क्या नहीं, तो वो क्या है? भेद गलत है। एक एक व्यक्ति के जहन में ये फिट हो जाएगा, याद रखना, कि वास्तव में देश के अंदर कोई अगर आज तक प्रधानमंत्री बना है तो कौन बना है? नरेंद्र मोदी।
क्लियर है? ये साइकोलॉजिकल वोटर इंपैक्ट होता है। और ऐसा जब लोकतंत्र में डेवलप होता है तो हमेशा इंसान क्या हो जाता है? मूल उद्देश्यों से भटक जाता है। दुनिया में लोकतंत्र का सबसे बड़ा असूल है कि जब आप कुछ नहीं कर पाए तो मुद्दे को भटका दो। क्या कर दो? भटका दो। कभी कभी बदनामी में भी इज्जत होती है और कभी कभी इज्जत में भी इज्जत मिलती है। क्लियर है? कि इस पूरे कार्यक्रम को जब बीजेपी को कभी कोई अपनी गलती होती है ना, जब कुछ कमी, कभी गौर कीजिएगा, आप धीरे धीरे सीख जाओगे जब मैं पढ़ाऊंगा। पर जब आप पढ़ेंगे कि कोई बहुत बड़ी भूल हो गई सरकार से, कि बहुत गलत निर्णय हो गया, तब अचानक क्या करते हैं? या तो कोई विपक्ष का मुद्दा उठा लेते हैं, और जब वो नहीं बचता तो कभी कभी अपना ही कोई नया कांड कर देते हैं ताकि लोगों का फोकस उस पर चला जाए, ये नया फोकस क्या हो जाए? भूल जाए। तो ये जो भटकाव की नीति है किसी लोकतंत्र के लिए, राजनीति के लिए अच्छी नहीं है। मैं संतुष्ट हूं कि हम 15 अगस्त को देशभक्ति मनाएं, पर मैं कतई संतुष्ट नहीं हो सकता कि क्रिटिकल यूनिट में पड़े व्यक्ति के सामने आप तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। मैं कतई संतुष्ट नहीं हो सकता कि एक तंज भी एक कार्टूनिस्ट ने अभी क्या अखबार में कसा है कि हर घर तिरंगा योजना है, तो एक आदमी को पकड़ कर लेकर गया है उसमें मैसेज में कि साहब इसके पास तिरंगा तो है पर घर नहीं है। क्लियर है? तो ये बहुत बड़ा रिमार्क है, आपको सोचने का विषय है ना। ये जो कार्यक्रम है, ठीक है, यही हमें समझना है, उस लेवल तक का आपको सोचना है जितनी घटना मैंने आपको बताई। क्लियर है? पर अभी आप कहां पर हैं? मैं मान के चलूंगा कि 0 पर। आप चीजें नहीं समझते हैं कि भाई ये समस्याएं कैसे उत्पन्न हो। आपके लिए तो जब इतनी घटना मैंने बताई, इससे पहले तो ये उत्सव ही था, ठीक है। अब हो सकता है कि कुछ का दिमाग खुला हो और कुछ का भी अटका हो कि सर खेल क्या है। क्लियर है? तो पूरे कार्यक्रम में यदि हमें पढ़ना है तो हमें तो राष्ट्र की राजनीति की जितनी भी समस्याएं हैं सबका क्या करना है? तो इसके लिए हमें क्या पढ़नी पड़ेगी? समस्या। क्लियर है? समस्या हम खुद ही देख पाते हैं कि डॉक्टर ही देख पाता है? डॉक्टर। तो इसके लिए आपके पास राजनीति की क्या होनी चाहिए? डॉक्टरी की समझ होनी चाहिए। क्लियर है? आप समझ सकते हो कि देश में राजनीति कैसी है, देश में राजनीति कैसी है। क्लियर है? इस चीज को आपको समझना है। पहले पढ़ा तो राजनीति कैसी है कि धर्म के आधार पर राजनीति होती है कि नहीं होती है? किसी इस्लाम में इस ध्वज को आज तक प्राथमिकता दी गई कि नहीं? नहीं दी गई। तो अब इसको वोट बैंक का हिस्सा बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं। पर गौर करके देखो, इस्लाम भी पढ़ लिख चुका है और कल कुछ अरमानों पर पानी फिरा है। कल शुक्रवार था तो जुम्मे के दिन देश के हर जगह जहां नमाज हुए हैं वहां लोगों ने तिरंगा हाथ में लिया, पहले जिंदाबाद के नारे लगाए, फिर नमाज पढ़ा है, और नमाज पढ़ने के बाद फिर तिरंगा हाथ में ले लिया और फिर जिंदाबाद के नारे लगाए। तो किसी शासक के उद्देश्य पूरे हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। क्लियर है? तो ये उस शासक का साइड इफेक्ट हो सकता है कि पॉजिटिव पॉइंट हो। उस शासक को मुंह तोड़ जवाब मिल गया कि आप जो राजनीति करना चाहते थे वो विकल्प बना कि नहीं बना? नहीं बना। जैसे आपके सामने है कि जब हमने बाबरी मस्जिद पर फैसला सुनाया तो निर्णय धर्म आधारित था, निर्णय में कोई न्याय, निष्पक्षता ऐसे कोई पहलू नहीं थे। याद रखना, उस समस्या का निवारण करना उद्देश्य था। तो देश के न्यायपालिका ने फैसला सुनाया कि वहां राम मंदिर बनेगा, परंतु कुछ दूरी पर हम लोग मस्जिद बनाने के लिए जमीन देंगे। क्लियर है? इस्लाम के लोगों ने मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, क्योंकि आइडिया क्या था कि इससे हिंसा होगी, इस्लाम नाराज होगा, पर इस्लाम ने मस्जिद तो स्वीकार कर ही ली। और इस्लाम ने क्या किया? मस्जिद की एक जमीन हॉस्पिटल के नाम से दान कर दी और घोषणा कर दी कि मस्जिद के साथ एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनेगा जो वहां चलेगा। क्लियर है? जो मुस्लिम लोग चलाएंगे। आप तो क्या चाहते थे? दंगा हो। आप तो क्या चाहते थे? गोलियां चले। क्लियर है? पर उल्टा हो गया। इस्लाम झुका भी और इस्लाम ने अपना दिल खोलकर दुनिया को साबित भी कर दिया कि हम लोग कमजोर हैं कि सक्षम हैं। तो उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं? पर ये इस्लाम आज इतना सक्षम क्यों हुआ? क्योंकि धीरे धीरे ये प्रोपेगेंडा राजनीतिक उद्देश्य समझने लगे हैं। ये समझने लगे हैं कि इस झंडे की आड़ में हमारे साथ खेल होने वाला है। क्लियर है? तो क्यों न हम झंडा ही अपना कर कह दें कि हम इस देश के नागरिक हैं कि नहीं है। क्लियर है? तो उस शुक्रवार के दिन दुनिया को एक अलग मैसेज दिया गया है कि आप उम्मीद मत करना कि इस बार हम सलामी नहीं देंगे, आप उम्मीद मत करना कि इस बार हम लोग ध्वज नहीं फहराएंगे, और आप उम्मीद मत, हाँ, जो अंधभक्त होगा, जो दिमाग से कमजोर होगा, वो तो यही कहेगा कि मोदी का डर है। क्लियर है?
पर मोदी की योजना फेल हो गई, याद रखना। तो ये जो पूरा कार्यक्रम है ये हम देख रहे हैं, ये राजनीति कैसी है। अब इस राजनीति में कोई समस्या है कि नहीं, ये हम तब पढ़ पाएंगे जब हमें ये समझ में आए कि राजनीति कैसी होनी चाहिए। क्लियर है? तभी तो समझ पाएंगे कि कैसी है और कैसी होनी चाहिए में यदि कोई फर्क है, उसी फर्क को तो हम क्या कहेंगे, समस्या। उसी को तो हम क्या कहेंगे, समस्या। क्लियर है? तो जैसे मैंने आपको अचानक ये घटना बता दी होती कि भाई ध्वज के नाम से ये पीड़ा है, तो आप शायद नहीं समझ पाते। मैंने आपको ध्वज की प्रक्रिया बताई, ध्वज को लेकर 2014 से पहले का अनुभव बताया, और उसके बाद आज जो हो रहा है ये बताया, तब आप समझ पाए कि खेल क्या है। क्लियर है? तो हमें पहला पॉइंट तो ये पढ़ना होगा कि राजनीति कैसी होनी चाहिए, और दूसरा पॉइंट ये पढ़ना होगा कि राजनीति कैसी है। क्लियर है? अब कैसी होनी चाहिए, यदि उसी के अनुसार राजनीति है तो इसको तो दुनिया में कहा गया है गुड गवर्नेंस। क्या कहा गया है? शुद्ध हिंदी में सुशासन। क्या कहा गया है? सुशासन। क्लियर है? और यदि ऐसा नहीं है तब इसको नाम दिया गया है बैड गवर्नेंस, कुशासन। क्लियर है? देश का सरकार संविधान के अनुसार चले, देश की सरकार लोगों के हितों को पूरा करे, देश की सरकार कोई धर्म जाति का भेदभाव नहीं करे, तब तो क्या है, गुड गवर्नेंस। क्लियर है? सब कुछ क्या चल रहा है, सही। यदि ऐसा है तब तो हम उस सरकार का समर्थन करेंगे। क्लियर है? और यदि ऐसा नहीं है तो फिर हमें क्या करना है, उस सरकार में परिवर्तन करना है। जैसे कभी कभी आप शब्द सुनते हैं कि जंगल राज है, वो बैड गवर्नेंस का ही दूसरा पर्यायवाची है। क्लियर है? कि जहां कुशासन होगा वहां जंगल राज होगा, यानी कानून का राज नहीं होगा। पहले पढ़ा। तो एक तो हमें पढ़ना है कि राजनीति कैसी होनी चाहिए, और दूसरा हमें पढ़ना है कि राजनीति कैसी है। यहां तक कोई आपत्ति हो तो बोलो। तो पहले क्या पढ़ें कि राजनीति कैसी है कि कैसी होनी चाहिए? कैसी है। तो हम पहले एक पाठ पढ़ते हैं कि राजनीति कैसी होनी चाहिए। राजनीति कैसी होनी चाहिए, इसका वर्णन कहां पर है? संविधान में। कहां पर है? और संविधान जो है वो आपके प्री और मेंस दोनों का भाग है। किसका भाग है? प्री और मेंस दोनों का। और दूसरा हम पढ़ेंगे कि राजनीति कैसी है। क्लियर है? ये हम पढ़ेंगे शासन व्यवस्था में, एक सब्जेक्ट है आपके गवर्नेंस। ये मेंस में है। कहां पर है? मेंस में। ठीक है? कि शासन कैसा होना चाहिए। तो लगभग तो हम शासन की जितनी समस्याएं हैं वो संविधान के साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे कि संविधान में क्या अच्छाई लिखी गई, उसका फायदा कैसे उठाया गया, उसका समाधान कैसे किया गया, और आज उसमें क्या चुनौती है। यानी लगभग तो टॉपिक आपके कहां पूरे हो जाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन में ही। तो प्री के 23 क्वेश्चन तो पूरे हो जाएंगे जब आप संविधान पढ़ेंगे, और लगभग आधी से अधिक मेंस पूरी हो जाएगी जब आप क्या पढ़ेंगे? संविधान। कुछ चीजें आपकी आएंगी कहां से? शासन व्यवस्था से। क्लियर है? कोई आपत्ति हो तो बोलो। तो अभी एक बैच जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो ये वाला होगा। ठीक है? ये बैच हम अलग से पढ़ेंगे। कोई आपत्ति यहां तक हो बोलो। दो अलग अलग सब्जेक्ट है आपके सिलेबस के हिसाब से। दुनिया की नजरों में तो एक ही है, ठीक है, पर दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं। जैसे आपने एडमिशन लिया होगा तो एक दिमाग में रही होगी साइंस और कॉमर्स वाले के कि हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है। क्या पढ़नी है? तो मैं बार बार शब्द काम में ले रहा हूं, पॉलिटी की पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस अलग होती है। पॉलिटिकल साइंस में चार चीजें, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन और प्रिंसिपल। क्या होते हैं? प्रिंसिपल। जैसे मार्क्स का सिद्धांत, ये सब सुने होंगे ना, तो वो प्रिंसिपल्स हैं। अब आपके सिलेबस में क्या है गौर करके देखो, कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, गवर्नेंस अलग है और आईआर अलग सब्जेक्ट है। तीनों को मिला देंगे तो 250 से 300 नंबर की है। ठीक है? और प्रिंसिपल्स आपके सिलेबस में नहीं है, यानी आपको पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़नी, आपको पॉलिटी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? पॉलिटी। कि लोकतंत्र का कौन सा सिद्धांत किसने दिया हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो बस इतना पता होना चाहिए कि लोकतंत्र क्या है। क्लियर है? हमें तो यह पता होना चाहिए कि वास्तविक लोकतंत्र क्या होता है और कोई झंडे के नाम पे कैसे गुमनाम कर देता है। ये दोनों फर्क हम लोगों को समझ में आना चाहिए। क्लियर है? ये असली चीज है जो हमें समझनी है। यहां तक कोई भी डाउट हो तो बोलो। पहले ये बना लो अपने पहले पेज पे, बहुमत वाला छोड़ दो, उसके आगे शुरू करो, इस एक चीज को बना लो।
बना लिया? तो देखो दो अलग अलग चीज है, एक संविधान और दूसरी शासन व्यवस्था। पहली चीज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है संविधान। तो एक हेडिंग लिखो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। इसी चार्ट के नीचे लिख लो चाहिए ना, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो सिलेबस टोटल जो है मैं आपको इस एक परिभाषा में ही निकाल दूंगा, ठीक है? ध्यान से समझिएगा कि मैं आपको ऐसे नहीं लिखा रहा कि राष्ट्रपति पढ़ना, उपराष्ट्रपति पढ़ना है। सब कुछ सिलेबस इस एक परिभाषा में ही है, जो क्या लिखा है, संविधान। मोटे तौर पे आप कुछ चीजों को समझना ध्यान से। पहली 2-3 क्लास समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ जाएगा बेटा। एक शब्द मैंने कहा था लोकतंत्र होता है, और दूसरा शब्द होता है तानाशाही। जब जनता किसी सरकार को चुने उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र। क्लियर है? और सरकार कोई चुन ले उसको हम क्या कहेंगे, ऑटोक्रेसी। समझ में आया? तो हमारे यहां तो ऑटोक्रेसी है कि नहीं है? हमारे यहां क्या है, डेमोक्रेसी। ये तो हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, यानी पॉलिटी में। थोड़ा थोड़ा समझिएगा, यहां तक समझ में आया कि जनता जब सरकार को चुनती है तो उसको हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र। क्लियर है? पीपल्स इलेक्टेड गवर्नमेंट क्या होगी, डेमोक्रेसी। ठीक है? आपने एक छोटी सी चीज जो आर्ट्स के उन्होंने पढ़ी भी होगी, जनता की सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई और जनता के द्वारा ही संचालित की गई। 3 शब्द काम में लेता है कि जनता की सरकार किसने चुनी, जनता ने। चलाएगी कौन और किसके लिए चलाई जाएगी? क्लियर है? अर्थ क्या है इस चीज का कि जनता ने मिलकर एक सरकार चुनी। क्लियर है? वो सरकार किसके अनुसार काम करेगी, जनता के अनुसार। क्लियर है? और उस पर कंट्रोल कौन रखेगी, बस ऐसा शब्द यहां पर लिखा है। ठीक है? अब पॉलिटी में तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी व्यवहार में 2 तरीके की होती है। एक शब्द तो होता है रियल डेमोक्रेसी और एक शब्द होता है गाइडेड डेमोक्रेसी। एक होगा वास्तविक लोकतंत्र और दूसरा होगा निर्देशित लोकतंत्र। यह आप पढ़ेंगे आईआर में, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में। क्लियर है? कि एक सरकार जो वास्तव में जनता के अनुसार चल रही हो, किसी के दबाव में नहीं हो, उसको तो हम क्या कहेंगे, वास्तविक लोकतंत्र। क्लियर है? जो संविधान के मानकों पर चल रही हो। ठीक है? और एक सरकार ऐसी हो सकती है जो किसी दूसरों के इशारों पर चल रही हो, कोई मोदी के इशारों पर चल रही हो, कोई अमित शाह के इशारों पर चल रही हो, कोई अमेरिका के इशारों पर चल रही हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, गाइडेड डेमोक्रेसी। क्लियर है? इसीलिए कहते हैं कि अमेरिका का लोकतंत्र मजबूत लोकतंत्र है, वहां सरकार जनता के अनुसार ही चलती है, तो वो रियल डेमोक्रेसी है। यहाँ जनता किसके अनुसार चल जाती है, सरकार के अनुसार। अब हर घर झंडा ये किसके अनुसार है, तो इसको हम लोग कहेंगे गाइडेड डेमोक्रेसी। कौन सी, गाइडेड, कि एक आदमी मिलकर सरकार चला लेता है, तो ये अपने आप में एक चुनौती है। कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, वहां तक हम पहुंचेंगे। पर इतना समझिएगा कि ये हमारा पार्ट नहीं है इस सब्जेक्ट में। तो इस सब्जेक्ट में ये उद्देश्य नहीं है। ये सब्जेक्ट जब आप पूरी पढ़ लेंगे तब मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि साहब रियल डेमोक्रेसी है कि गाइडेड डेमोक्रेसी। तब आपको अपने तर्क वितर्क देने हैं कि साहब रियल डेमोक्रेसी नहीं है, कौन सी डेमोक्रेसी है। तो गाइडेड को रियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। ये आप पढ़ेंगे कहां पर, गवर्नेंस में। कहां पर, गवर्नेंस की पहली स्टेप यही शुरू होती है कि रियल डेमोक्रेसी है कि गाइडेड डेमोक्रेसी है। समझ आया यहां तक? रियल है तब तो गवर्नेंस का सिलेबस खत्म हो गया, और अगर गाइडेड है तब फिर आपको यह देखना है कि उसको किस प्रकार से एक मजबूत लोकतंत्र बनाया जाए। समझ आया यहां तक? अब गौर करके देखो, एक तो होगी जनता और एक होगी सरकार। क्लियर है? जनता है मात्र 135 करोड़,
क्लियर है? तो 135 करोड़ लोग मिलकर खुद की सरकार चलाएंगे। आसान है कि मुश्किल है? भाई इस क्लास में सपोज करो 135 लोग हो, क्लियर है? सब अपने नियमों से इस क्लास को चलाओगे, आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है। क्लियर है? तो आपने क्या किया कि 135 लोगों ने मिलकर एक गुरुजी चुन लिया। इस क्लास में गुरुजी सब आपके अनुसार होगा। समझ में आया? अब गुरुजी पर क्या बाध्यता है कि मनमर्जी चलेगी कि 135 लोगों के अनुसार चलना होगा? 135 लोगों के अनुसार, वरना तो मनमर्जी चली तो तानाशाही। क्लियर है? 135 लोगों के अनुसार चला तो लोकतंत्र। क्लियर है? तो अब गौर करके देखो कहानी में बाधा क्या है। इस क्लास को 135 लोग चलाएंगे अपने अनुसार, क्लास चल पाएगी कि नहीं? नहीं चल पाएगी। तो 135 लोगों ने किसको चुन लिया? गुरुजी को चुन लिया। क्लियर है? अब गुरुजी अपने विचारों से चलेंगे तो फिर आपके हित रहे कि नहीं रहे? नहीं रहे। तो गुरुजी को किसके अनुसार चलना होगा? आपके अनुसार। तो फिर फर्क क्या हुआ? हाँ, कैसे खुद लूंगा तो तानाशाही? कुछ बताओ, आइडिया बताओ। कोई बोल नहीं सकता सपोज करो, तो आपने मुझे क्यों चुना था? क्या आप बोल पाए कि ना बोल पाए? बोल पाए। आप 135 लोग इमेजिन, जिसको जल्दी मत करो क्योंकि एकदम मान के चलो 12वीं के भी बच्चे हैं ना, एकदम जीरो से स्टार्ट करो। जो साइंस के हैं वो सब समझना कि 135 लोग क्लास में हो। अब ये क्लास मैंने आपके हवाले कर दी कि बस आप अपनी इच्छा से पढ़ो इस क्लास में। क्लियर है? तो राठी ने क्या किया कि गुरुजी की डेस्क पे बैठ के यहाँ बैठकर लिखना शुरू किया। मैंने कहा यहाँ क्यों? कहा यहीं आनंद आता है। क्लियर है? एक ने कहा कि मैं लेट कर पढ़ूंगा, ठीक है? तो दो ने कहा हमारे लिए जगह नहीं, कहा खड़े होकर पढ़ो, हमें क्या लेना देना, हम तो लेट कर पढ़ेंगे। तो सब 135 लोग अपने नियमों से चलेंगे कि नहीं? तो ये क्लास चलाना आसान कि मुश्किल? समझाया यहां तक? तो 135 लोग तो मिलकर क्लास नहीं चला पाएंगे, ये तो श्योर है। तो 135 करोड़ लोग मिलकर देश चला पाएंगे कि नहीं? नहीं चला पाएंगे। अगर ऐसा लोग चलाएंगे तो ये अराजकता होगी। क्या होगी? फेलियर ऑफ स्टेट, राज्य की विफलता होगी। जैसे इजराइल के अंदर आपने सुना होगा एक राष्ट्र है फिलिस्तीन। क्लियर है? वहां सरकार नहीं है, ठीक है? सूडान सुना होगा, सोमालिया सुना होगा, वहां सरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां 135 करोड़ लोग यदि हैं तो अपनी इच्छा से ही देश चलाते हैं। अभी एक कहता है कि मेरे अनुसार चलेगा, दूसरा कहता है मेरे अनुसार। तो आज तक वहां किसी के अनुसार चल पाया कि नहीं? तो ये तो क्लियर हुआ कि 135 लोग क्लास चला पाएंगे कि नहीं। तो फिर निर्णय क्या हुआ कि 135 लोग क्या करेंगे? एक व्यक्ति को चुनेंगे। किसको चुनेंगे? एक व्यक्ति को, जो 135 लोगों के अनुसार क्या करेगा? कार्य करेगा। क्लियर है? अब सपोज करो 135 लोगों ने मुझे चुन लिया कि साहब क्लास आप अपने अनुसार चलाओ। किसके अनुसार चलाऊं? अपने अनुसार। तो अब इमेजिन करो कि आपके विचार और मेरे विचार अलग अलग हैं। आपने मुझे चुन तो लिया, क्लियर है? तो मैं आपका नरेंद्र मोदी बन तो गया, पर अब मैं अपने हिसाब से इस क्लास को चलाऊंगा। समझ आया? तो जब मैं अपनी मनमर्जी से चलाऊंगा तो मेरा क्या उद्देश्य होगा? ध्यान से सुनिएगा कि क्लास 5 घंटे की हो कि 15 मिनट की हो? 15 मिनट की हो। फीस 1 लाख हो कि 1 करोड़ हो? 1 करोड़ हो। क्लियर है? आपको लिखवाना पड़े कि ना पड़े? आपको कोई मटेरियल देना पड़े कि ना पड़े? क्लियर है? आप आए और इस गेट से निकाल दूं कि क्लास पूरी हो गई, ऐसा ये मेरे अनुसार होगा कि नहीं? तो अगर नरेंद्र मोदी को आपने चुन लिया तो नरेंद्र मोदी की कुछ इच्छाएं होंगी ना कि वह आजीवन प्रधानमंत्री रहे कि ना रहे। सारी राज्यों में सरकार किसकी रहे? नरेंद्र मोदी की। दुनिया में जयकारे किसके हों? क्लियर है? तो आप खुद सोचो, फिर आपने लोकतंत्र चुना कि तानाशाह? तो ये तो मजाक हो गया आपके साथ भी। क्लियर है? आप 135 देश नहीं चला सकते थे, इसलिए आपने मुझे चुना। समझ आया? अब मैं अपनी मनमर्जी से करूंगा। क्लियर है? तो फिर तानाशाह हुई कि लोकतंत्र हुई? तानाशाह। तो फिर कैसे चलाया जाए देश? ये तो अभी आपने पढ़ लिया है ना। बात तो ये ना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों आया? हर आदमी की एक सीमा तय कर दी जाए।
समझ आया कि 135 लोग देश चला सकते हैं कि नहीं? नहीं चला सकते। 135 लोगों ने मुझ जैसे को चुन लिया, सपोज करो, तो 100 मुझ जैसे पर क्या हो कि मेरी इच्छाएं कुछ भी हो सकती हैं, पर मुझ पर कुछ बाध्यताएं हो, कुछ ऑब्लिगेशंस हो, मेरा संचालन कुछ नियमों से हो। क्लियर है? उन नियमों को ही क्या कहा गया है? संविधान। क्या कहा गया है? संविधान। अब गौर करके देखो कि 135 लोगों के लिए कुछ नियम हो, आगे बात समझ में, उस एक व्यक्ति के लिए कुछ नियम हो और दोनों मिलकर उस नियमों की पालना कैसे करेंगे, इस चीज का वर्णन हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? संविधान। पहले पढ़ा तो लोकतंत्र में कितनी चीजें होती हैं? एक जनता और दूसरी सरकार। क्लियर है? और जनता और सरकार सही से काम कर सके, इसके लिए फिर एक तीसरी चीज की आवश्यकता होती है, वो क्या है? संविधान। पहले पढ़ा यहां तक। अब आपसे एक सवाल है, सिर्फ परिभाषा पे ही गौर करो, थोड़ा सा मुश्किल है, फिर बहुत आसान लगेगा। एक लाइन काम में लिए मैंने अभी तक जो आपसे सीखा है, आप ही ने बताया है कि 135 लोग होंगे, वो एक गुरुजी को चुनेंगे, गुरुजी सही से चल पाए इसके लिए कुछ नियम होंगे, और 135 लोग जायज मांग रखें। क्लियर है? आपने गुरुजी को चुन लिया, गुरुजी नियमों से चल रहे हैं। अब आपने कहा कि साहब 5 घंटे की क्लास में कम से कम 3 बार पिज्जा आना चाहिए। क्लियर है? 2 बार कम से कम कोल्ड ड्रिंक आनी चाहिए, हो सके तो हमको गोद में रहकर सुला देना। ठीक है? तो ये आपके नियम पूरे होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। तो आप पर भी कुछ नियम होने चाहिए, मुझ पर भी कुछ नियम होने चाहिए। तो पहली चीज क्या है? संविधान, नियमों का लेखा जोखा, डिस्क्रिप्शन ऑफ रूल्स। क्लियर है? ये नियम किस किस के लिए? जनता के लिए और जनता के साथ। तो अगर मैं एक लाइन काम में ले रहा हूं अपनी चेंज कर कर कि संविधान का तात्पर्य है जनता और सरकार के नियमों का लेखा जोखा, सही है कि गलत है? समझा यहां तक? कोई डाउट यहां तक? तो जनता के नियम और सरकार के नियम, उसका जो लेखा जोखा होता है, डिटेल होती है एक तरीके की, उसको हम क्या कहते हैं? संविधान। बहुत सारे नियम होंगे जनता के लिए और बहुत सारे नियम होंगे किसके लिए? सरकार के लिए। तो इन सब को हम किस में शामिल कर देते हैं? संविधान में। एक लाइन समझ में आई? हाँ या ना? जोर से बोलो। अब दूसरी चीज देखो, या तो ये नियम मौखिक हो सकते हैं या ये नियम क्या हो सकते हैं? लिखित हो सकते हैं। क्लियर है? तो एक क्लास, एक कमरे में एक ही बच्चा पढ़ता है, कितने बच्चे पढ़ते हैं? तो उसको अपने पढ़ाई के नियम लिखने की जरूरत है कि बस बना लेने की जरूरत है? बना लेने की, क्योंकि उल्लंघन कितने लोग करेंगे? हाँ, तुझे नहीं बोल रहा। ठीक है? तो कितने होंगे कि एक व्यक्ति पढ़ेगा तो उसको नियम बना लेने चाहिए कि लिखने चाहिए? बना लेने चाहिए। लिखने की आवश्यकता नहीं है, चाहे तो लिख भी लो, कोई आपत्ति नहीं है। पर एक कमरे के अंदर 150 लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर है? अब उन 150 में से एक मुखिया खड़ा हुआ कि अगले 5 घंटे तक चुपचाप पढ़ेंगे। समझ आया? तो क्या हुआ कि एक आदमी ने बाकी पढ़ते रहे, एक कानों में ईयरफोन लगाता है, फिल्म देखना शुरू कर देता है। क्लियर है? तो बाकी उससे प्रभावित होंगे। क्लियर है? उसने कहा कि तू ऐसा क्यों कर रहा है? तो कहेगा कि आपने कहा था चुपचाप करोगे। क्लियर है? तो उसने कहा कि मैंने ऐसा कहा था चुपचाप पढ़ोगे, का पढ़ा हुआ शब्द मैंने सुनाई नहीं दिया, मुझे तो बस इतना ही सुनाई दिया कि जो भी करोगे क्या करोगे? तो मैंने आपको डिस्टर्ब किया कि नहीं किया? क्लियर है? अब इस बात पर बहस होती है ना कभी कभी, जैसे मम्मी कहती मैंने कहा था, आप जैसा आदमी कहता ऐसा कभी नहीं कहा आपने। ठीक है? अब इमेजिन करो कि मम्मी लिख कर दे कि यह आदेश है। क्लियर है? और उस पर आपके साइन हो। अब आप जैसा आदमी कह सकता है कि नहीं मम्मी आपने ऐसा नहीं कहा था? नहीं कह सकता ना। कि आपको कोई भी पैसा सपोज करो हाथ में देते हैं 500, 1000, 1500, तो चोरी करने की संभावना है कि नहीं है? क्लियर है? और फोन पे किए हो तो है ना, फिर पूरी डिटेल निकलेगी कि नहीं, है ना? हाथ में दिए हो तो आप 1000 को 500 बना सकते हैं, ये कला है, आपने याद रखना। ठीक है? 500 को 50 बना सकते हैं, पर अगर फोन पे किए हो, है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। ना वो 500 का 5000 बना सकते, ना आप 500 का 50 बना सकते।
तो अच्छा संविधान कौन सा होगा? जो लिखित होगा। जो क्या होगा? लिखित होगा। क्लियर है? तो अब तक दो चीजें आपने सीखी। खड़े हो। एक चीज क्लियर हुई कि जनता और सरकार के जो नियमों का लेखा जोखा है वो कहां पर होता है? संविधान में। संविधान बेहतर कौन सा होता है? तो अगर मैं अपनी लाइन चेंज करूं, वो ये है कि रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर पब्लिक एंड गवर्नमेंट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? कि जनता और सरकार के लिए नियमों का लिखित लेखा जोखा संविधान है। क्लियर है? तो सही है कि नहीं है? समझ आया? यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। एक क्लास मेहनत कर लो बस, फिर सब कुछ पटरी पे आ जाएगा। ठीक है? चाहे आप साइंस से हो चाहे कॉमर्स से हो। पहला समझ में आया यहां तक? दूसरा देखो कि ये नियम सुपीरियर होने चाहिए कि सरकार सुपीरियर होनी चाहिए कि जनता? नियम। क्लियर है? जनता सुपीरियर होगी नियमों से तो फिर नियमों का कोई औचित्य नहीं है। सरकार सुपीरियर होगी तो कोई औचित्य नहीं है। इसलिए फिर नियम क्या होने चाहिए? सुपीरियर। तो एक छोटा सा सवाल, कोई आपसे पूछे कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि की सरकार सर्वोपरि की संविधान? संविधान। क्या सर्वोपरि? संविधान। तो नरेंद्र मोदी मनमर्जी नहीं कर सकता, आप लोग अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। ना तो वो आपको बाध्य कर सकता है कोई गलत काम करने के लिए, और ना आप किसी सरकार को बाध्य कर सकते हैं गलत काम करने के लिए। अगर सरकार ने ये कहा है कि ध्वज का सम्मान करना होगा तो आप ये नहीं कह सकते मनमर्जी है, करेंगे कि नहीं करेंगे। क्लियर है? आपको करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप पर संविधान सर्वोपरि है, उन पर संविधान सर्वोपरि है। वो कभी ये नहीं कह सकता हर घर बीजेपी का झंडा। याद रखना, आप मानो तो मानो और आप चाहो तो आग लगा दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर आप देश के संविधान के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको एक चीज और मैंने सिखाई कि संविधान सर्वोपरि दस्तावेज है। संविधान क्या है? सर्वोपरि दस्तावेज। सुपीरियर रिटन डॉक्यूमेंट विच कंसिस्ट द डिस्क्रिप्शंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द पब्लिक एंड गवर्नमेंट। क्लियर है? लाइन चेंज हो गई कि एक सर्वोपरि लिखित दस्तावेज जिसमें जनता और सरकार के कार्यों का या नियमों का क्या है? वर्णन है। समझ आए यहां तक? तो ये एक पहली परिभाषा है जो आपको अभी तक समझ में आई। कोई आपत्ति हो तो बोलो। समझ आया? तो इस कहानी का कंक्लूजन क्या हुआ? कोई आपसे पूछ ले कॉन्स्टिट्यूशन सुपीरियर है कि नहीं है, तो सुप्रीम डॉक्यूमेंट कौन सा होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपको एक परिभाषा की एक लाइन बताई है अभी तक तो संविधान की। समझ आया? 3 गुण है उस परिभाषा में। पहला गुण है सर्वोपरि दस्तावेज है। क्लियर है? दूसरा गुण है लिखित दस्तावेज है। क्लियर है? और तीसरा गुण है इसमें जनता और सरकार के नियमों का क्या है? वर्णन है। क्लियर है? वो नियम लिखित होंगे और वो नियम सर्वोपरि होंगे। नियम लिखित होंगे और नियम क्या होंगे? सर्वोपरि। यहां तक सबको क्लियर है? हाँ या ना?